देखिए सबसे पहला जो हमने किया लैंड रिफॉर्म्स, मीजर एडॉप्टेड अंडर लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, जागीरदार इट्सेट्रा वो कलेक्टेड रेंट फ्रॉम टिलर्स वर टू बी एबॉलिश्ड। ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम बनाया कि वो डायरेक्ट किसानों से रेंट नहीं लेते थे, वो डायरेक्ट किसानों से टैक्स नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, उन्होंने एक जमींदारी व्यवस्था शुरू की, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की, उन्होंने रैतोवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की, महालवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की। और वो जमींदार के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट करते थे पैसा, जमींदार के थ्रू वो टैक्स लेते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक इंटरमीडियरीज का जन्म हो गया, एक नए क्लास का जन्म हो गया। लैंड रिफॉर्म के लिए सबसे पहले इनका एबॉलिशमेंट बहुत ज़रूरी था, राइट। ग्रांटिंग ऑनरशिप राइट्स टू स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को ज़मीनों के अधिकार दिए गए, छोटे किसानों को लैंड ट्रांसफ़र किया गया ताकि वो उस पर खेती कर सके, उस पर वो फार्मिंग कर सके, राइट। उसके बाद हमने लैंड सीलिंग के पैटर्न को अपनाया, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स विच एन इंडिविजुअल कुड ओन। हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न इस्टेब्लिश किया कि कोई इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी ज़मीन, कितनी लैंड होल्ड कर सकता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इन जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, पूरे के पूरे गांव को ये अपनी ज़मीन में कंसीडर करते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ये उन ज़मीनों का मालिकाना हक अपने पास रखने लगे, अपने लठैतों के दम पर। ये लठैत रखते थे जो लाठियाँ लेके चलते थे, जो गरीब मजदूर लोगों को डराने का धमकाने का काम करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि लैंड इनके पास होती थी और वो गरीब लोगों को अपनी लैंड पर काम कराते थे। तो इससे ना तो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, ना तो उन लेबर क्लास, मजदूर क्लास की गरीबी दूर हो रही थी, क्योंकि वो काम तो करते थे बट उनके काम के बदले एक उचित जो आय होती थी, जो इनकम होती थी, वो उनको नहीं मिलती थी, राइट। All the above measures aimed at reducing inequalities in land ownership. लैंड ऑनरशिप में जो इनक्वलिटीज़ थी, जिनके किसी के पास बहुत सारी ज़मीन, किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की मेजर प्रॉब्लम में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड का छोटा होना। हमारे यहाँ जो लैंड है जिस पर फार्मिंग हो रही है वो कई कई जगहों पर बहुत छोटी है, ओके, कई कई जगहों पर वो बहुत छोटी है, राइट। उसके बाद देखिए हमने ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, देखिए लैंड रिफॉर्म्स का ड्रॉबैक क्या था। द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब क्या हुआ, हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट तो की कि हम जमींदार से, इंटरमीडियरीज से ट्रांसफ़र करेंगे, स्मॉल फार्मर्स को लैंड देंगे ताकि वो उस पर खेती कर सके, बट ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके रीजंस क्या थे, उन रीजंस के बारे में देखते हैं। इवन व्हेन द टिलर्स वर गिवन ऑनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर डिड नॉट गेट लैंड एंड डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। सरकार ने तो दे दिया कि ठीक है ये आपकी है, लेकिन जो जमींदार लोग होते थे वो लठैत रखते थे, वो पावरफुल होते थे लोकल एरिया में, तो गरीबों को उनका हक गरीबों को उनका हक जो है मिल नहीं पाता था। वो उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन अलॉट कर दी, फिर भी वो उस पर कोई खेती वगैरह नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जमींदार से लड़ना पॉसिबल नहीं था, राइट। क्योंकि जमींदार ट्रेडिशनली बहुत पावरफुल थे, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही वो पावर इंजॉय करते आए थे, ओके। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स, द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लॉ इन द कोर्ट्स डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर दियर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एंड रिटेन ऑनरशिप। ये देखो क्या हुआ, भारत में एक बहुत मज़ेदार केस हुआ, इंडिया में एक बहुत मज़ेदार केस हुआ, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस ने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में एक बहुत मेजर चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो थी बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती का केस इसी ऐसे ही एक सिस्टम से रिलेटेड था, जहाँ की गवर्नमेंट ज़मीन ले रही थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते हो। उसी केस में केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया था, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का,
ओके। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। एक नई स्केड्यूल जोड़ी गई, 9th स्केड्यूल जोड़ी गई, वो पॉलिटी का पार्ट है। बट क्या हुआ, केशवानंद भारती जैसे केस ने ये जो लैंड ट्रांसफर, लैंड सीलिंग के प्रोसेस को डिले कर दिया, और उस डिले के प्रोसेस में जो बड़े जमींदार थे ना, जो बड़े लैंड होल्डर्स थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर के बीच में, अपने नौकर के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ठीक है। कि हमारे पास तो इतनी ज़मीन है ही नहीं, सब ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया और ज़मीन अपने पास ही बना के रखी। तो लैंड सीलिंग जो है वो फुली पूरे कंट्री में इक्वली जो है अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी थी, राइट। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल ओनली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। केरला एंड वेस्ट बंगाल में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया, क्योंकि पता है यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बेसिक आइडियोलॉजी उनकी यही होती है। जैसे हमने देखा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या बात हो रही थी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी, वो कैसे डिसाइड हो रही थी, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के द्वारा। तो कम्युनिस्ट या सोशलिज्म या कम्युनिज्म की गवर्नमेंट थी, तो केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड सीलिंग या लैंड रिफॉर्म्स को फुली इम्प्लीकेट किया जा सका, राइट। Because these state government were committed to the policy, unfortunately other states did not implement, and vast inequality in land holding continuous till today। ये प्रॉब्लम प्रेजेंट में भी दिखाई देती है दोस्तों। ये गया ही नहीं, लैंड सीलिंग हम लेकर के आए कि सीमित कर देंगे कि भाई आप किसी इंडिविजुअल के पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसका तोड़ निकाल लिया। इंडियंस बीइंग इंडियंस, उन्होंने क्या किया, कोर्ट केस कर दिया। जब तक कोर्ट में केस चलता रहा तब तक ये प्रोसेस रुका था। उसी बीच में उन्होंने अपनी ज़मीनों को अपने रिश्तेदारों, अपने नौकरों, अपने दोस्तों, अपने परिवार में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि जो सीलिंग का प्रोविज़न था वो फैमिली के ऊपर तो था नहीं, वो इंडिविजुअल के ऊपर ही था, वो व्यक्ति के ऊपर ही था, है ना, राइट। तो बेसिकली जो है लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमने दो चीज़ें की थी दोस्तों। एक तो हमने लैंड की सीलिंग की, और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स किया था। लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमने सीलिंग की, और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दूसरा हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ओके, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हरित क्रांति क्या थी। एमएस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स का जिक्र अभी भी होता है। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर हम देखेंगे कि तमाम तरह की डिबेट में आपने देखा था, उसके पहले जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हो रहे थे, 3 नए किसान बिल लेकर के हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या थे वो हम कभी और देखेंगे। बट बेसिकली उसके उस समय एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जिक्र बहुत होता था। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया का, और दिसंबर 2023 में इनकी डेथ हुई। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने, और इंडिया में किसने शुरुआत की थी, वो थे एमएस स्वामीनाथन, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू द यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी को यूज करके फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, राइट। रेगुलर वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाए, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड की जाए, जिससे फसलों में कीड़े ना लगें, फसलों को बीमारियां ना लगें। ओके, उसके साथ साथ इट ऑल्सो रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स। ट्रैक्टर यूज़ करना है, थ्रेसर यूज़ करना है, इन सब का यूज़। बेसिकली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज करके एक मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न की शुरुआत करने की बात की गई। ओके, एक मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न की शुरुआत करने की यहाँ पर बात की गई। ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज़ 1 लॉन्च हुआ कब, 1960 में, और ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1960 में इसकी शुरुआत हो गई थी। बेसिकली जो इनिशियल फेज था वो शुरू हो चुका था। फेज 2 इसका शुरू होता है मिड 1970 में। बेनिफिटेड मैनी स्टेट्स एंड क्रॉप्स। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इसका बहुत फ़ायदा मिला। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को इसका बहुत फ़ायदा मिला।
और वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। एमएसपी का कॉन्सेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट वहाँ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। आप अभी भी देखोगे तो पंजाब हरियाणा में एक ऐसा फार्मिंग क्लास है जो फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के थ्रू अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को चेंज किया और ग्रीन रेवोल्यूशन ने उनको इम्पैक्ट दिया, क्योंकि वो दिल्ली के पास थे, कंट्री कैपिटल के पास थे, मार्केट उनके पास थी, उनके पास एक्सपोजर था मार्केट का, तो इन सब चीज़ों ने बहुत इम्पैक्ट डाला। ओके, तो इसमें आपने देखा फेज 2 लॉन्च हुआ मिड 1970 में, और ग्रीन रेवोल्यूशन को ही इम्पैक्टफुल बनाने के लिए दोस्तों हमने 1965 से लेके 1969 के बीच में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, राइट। 14 बैंकों को हमने नेशनलाइज किया। ओके, उसके बाद आप देखो आगे